हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जॉइंट एकेडमी। हम स्टार्ट कर रहे थे हमारा एक नया टॉपिक जिसका नाम है एसिड्स एंड बेसिस इन केमिस्ट्री या सिंपली एसिड एंड बेसिस। सो प्रीवियसली मैंने आपको इसके लेक्चर में क्या क्या सिलेबस इंक्लूड होंगे उसके बारे में आपको बता दिया था। तो बेसिक डिस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं वहां पे भी आपको पता चल गया होगा कि हम किस चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक सबसे बेसिक और 12th के टॉपिक के साथ रिलेटेड है। वैसे ही आपके कोर्स में डायरेक्टली नहीं है, बट हमें यहाँ से शुरू करना इसलिए ज्यादा जरूरी पड़ता है बिकॉज अगर आपको ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आपको जानना जरूरी है कि एरिनेस के कॉन्सेप्ट में ऐसे क्या कमी रह गई जिसकी वजह से हम लोगों ने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू किया। स्वांते अरेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आयनाइजेशन थ्योरी के बारे में बताया था। तो आयनाइजेशन में वो ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक हमारा सब्सटेंस दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है या आयनाइज हो सकता है, जिसमें से एक पार्ट उसका कैटायन और दूसरा पार्ट एनायन होगा। तो जब वो इसी आयनाइजेशन थ्योरी को समझा रहे थे तो उन्होंने वेरियस सब्सटेंसेस को अलग करके आयनाइज करके देखा, जहां उन्हें पता चला कि कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जब वो एक्वस सोल्यूशन में जा रहे थे तो वो अपना H+ अलग दे रहे थे और कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जो अपना OH- दे रहे थे। इन्हीं सब चीजों के बारे में उन्होंने जब स्टडी किया तब उन्होंने देखा कि H+ वालों की एक नेचर एक जैसी आ रही थी, जिसको उन्होंने क्या बोला, एसिडिक कैरेक्टर, और जो दूसरे OH वाले थे वो थे उनके कुछ बेसिक नेचर के। तो इन्होंने सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा एक होता है एसिडिक और दूसरा होता है बेसिक। जो H+ रिलीज कर रहे हैं हमारे एक्वस सोल्यूशन में या जो सब्सटेंसेस H+ कंटेन करते हैं उनको हम एसिडिक बोलते हैं, और जो OH- कंटेन करते हैं उनको हम बेसिक बोलते हैं। तो इतनी थी उनकी नॉर्मल सी सिंपल उन्होंने जो एक थ्योरी दी एसिड और बेस को बताने के लिए या कोई भी सब्सटेंस को डिवाइड करने के लिए दो पार्ट्स में। लेकिन इसी में कुछ कुछ हमारी लिमिटेशंस आई। वो लिमिटेशंस क्या आई वो हम आगे देख लेते हैं, बट पहले हम देखते हैं उनके डेफिनेशन को और समझते हैं कि उन्होंने कौन से एग्जांपल्स इंक्लूड किए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहां मैंने लिखा है एरिनेस कॉन्सेप्ट में दैट एसिड इज दैट सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वस सोल्यूशन याद रखना, टू गिव हाइड्रोजन आयन जिसको हम H+ बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जब भी हमारा सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस अगर जिसमें H प्रेजेंट हो और वो डिसोशिएट कर रहा है एक्वस सोल्यूशन में जाकर किसमें वो एक हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तब उसको हम बोलेंगे कि वो एक एसिड है। वो क्या है, एसिड है। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है, HCl को मैंने एक्वस सोल्यूशन में लिया और उसको H+ और Cl- में टूटते हुए पाया। फिर मैंने देखा कि HNO3 को मैंने जब लिया वो भी कुछ ऐसे ही टूट रहा था H+ और NO3 में। तो इसी के साथ कुछ और एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि हमारा एसिटिक एसिड हो गया COOH, तो ये क्या कर रहा है, इसमें टूट जाएगा तो ये CO नेगेटिव हो जाएगा और H+ देगा। फिर हमारे आ रहे थे H2SO4 और ऐसे कुछ उन्होंने सिंपल एसिड्स और ये डिस्क्राइब किए। HCN ये सब उन्होंने देखा कि इनके अंदर H+ था और ये एक्वस सोल्यूशन में टूट पा रहे थे। इतनी सिंपल से उन्होंने एक डेफिनेशन दे दी एसिड की। फिर उन्होंने देखा कि जो H+ की जगह OH- देने लग गए वो बेस है। द सब्सटेंस दैट डिसोसिएट्स इन एक्वस सोल्यूशन, यहां भी एक्वस सोल्यूशन है, जो डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- आयन। तो जो हमें OH- आयन देने लग गए उसको हम लोगों ने बेस करार कर दिया। यानी जैसे कि हमारा NaOH है, तो इसमें क्या है, ये जब आयनाइज करने लग गया अपने आप को एक्वस सोल्यूशन में, तब इसने देखा कि ये Na+ और OH- में टूट रहा है, तो यहाँ OH- मिल रहा है मुझे। ये सारी चीजें उन्होंने अपनी आयनाइजेशन थ्योरी के हेल्प से ही बताया, क्योंकि जब वो देख रहे थे कि कोई भी सब्सटेंस आयनाइज कर रहा है वो या तो ये दे रहा था या फिर ये दे रहा था, इसलिए उन्होंने एसिड बेस बोल दिया। वैसे ही हमारा था ये बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो बेरियम में क्या है, Ba+2 बन जाएगा और इसमें दो OH- मिल जा रहे थे और ये सब भी उन्होंने बेस के अंदर डाल दिया। अच्छा, तो अब इतनी सिंपली उन्होंने तो समझा दी कुछ कुछ चीजें,
जितनी उन्होंने देखी थी उतनों को उन्होंने एसिड और बेस में डाल दिया। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये आई, सबसे पहले वो हम देख लेंगे पॉइंट वाइज, बट मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप ध्यान दोगे तो H+ कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। H+ की एग्जिस्टेंस पे लोगों ने सवाल उठाए। फिर लोगों ने ये सवाल उठाए कि सिर्फ इतने ही तो नहीं होते हमारे कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस है जिन्हें एसिड और बेसिस कहा गया या जिनकी नेचर एसिडिक और बेसिक दिखी गई जब उनकी पीएच स्टडी हुई। लेकिन उनमें H प्रेजेंट या OH प्रेजेंट, H+ और OH- प्रेजेंट नहीं था। तो ये भी उनकी एक बहुत मेजर ड्रॉबैक रही। फिर सबसे बड़ी ड्रॉबैक रही ये जो उन्होंने यूज किया एक्वस सोल्यूशन का नाम। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। ये तो मैंने ऐसे बता दिया है ब्रीफली, एक बार देख लेते हैं लिख के कि लिमिटेशंस उनकी क्या क्या थी। हम देख रहे हैं दैट हमारे एरिनस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस कौन सी है। सो सबसे पहले हम लोगों ने जो लिमिटेशन देखी वो उसके डेफिनेशन में ही इटसेल्फ थी कि उसमें एक्वस सोल्यूशन का ही यूज था। मतलब हमारी जो भी एसिड या बेसिस की डेफिनेशन थी वो सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में हो रहा था। बट व्हाट अबाउट नॉन एक्वस सोल्यूशन? नॉन एक्वस सोल्यूशन लाइक NH3 हो या फिर बेंजीन हो, तो इन सब को तो एक्सप्लेन ही नहीं किया गया था मेरे कौन से कॉन्सेप्ट में, मेरे एरिनस कॉन्सेप्ट में। इसीलिए इसको एक बोला गया कि इट हैज अ वेरी लिमिटेड स्कोप और एरिनस कॉन्सेप्ट को आगे यूज नहीं कर पाए। तो इसलिए भी हमारा एरिनस कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं जाके फेल करने लग गया। देन द नेक्स्ट वन वाज प्रोटॉन इन एक्वस सोल्यूशन। अच्छा, अब एरिनस ने बोला कि हमारा या तो H+ आएगा एसिड से और OH- आएगा बेस से, तभी जाके वो एसिड या बेस कहलाएगा। लेकिन कभी भी H+ एक्वस सोल्यूशन में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दिखाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक क्या है, इट इज जस्ट अ प्रोटॉन। इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, इसमें सिर्फ एक H+ है, यानी उसके प्रोटॉन का ही चार्ज हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इट इज सो मच अनस्टेबल दैट इट विल ट्राई टू मेक बॉन्ड्स। वो इतना ज्यादा रिएक्टिव और अनस्टेबल हो जाता है कि वो दूसरों के साथ कंबाइन करने की कोशिश करता है। ये कॉम्बिनेशन जब वो वाटर में प्रेजेंट है या एक्वस सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो वो वाटर के साथ कंबाइन करने की कोशिश करेगा। इट हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर वाटर दैट टाइम। That is why it forms H3O+ and which is the strongest acid present in a water solvent. यानी पानी के अंदर जो भी हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड देख सकते हैं वो हमारा H3O+ ही है। तो इस वजह से भी H+ का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आना चाहिए था। तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि एसिड वही है जो H+ दे पा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि H+ की एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो H+ आएगा ही क्यों? तो इस चीज के लिए भी उनका थ्योरी एक लिमिटेशन के साथ आने लग गया। देन द नेक्स्ट थिंग वी हैड इज एसिड बेसिस विदाउट H+ एंड OH-। इन्होंने बोला था कि जिन सब्सटेंस में H हो, जैसे कि हमारे HCN में, HNO3 में, इन सब में क्या था? H था, तभी जाके ये एसिडिक हो रहे थे। लेकिन ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस मिले जिसमें H नहीं था, स्टिल ये सब एसिडिक हो रहे थे। जैसे कि हमारा SO2 है, CO2 है, NO2 है। इन सब का नेचर जब स्टडी किया गया तो इन सब को भी एसिडिक नेचर का पाया गया, लेकिन दे डिड नॉट कंटेन H, yet they were acidic. And that is why also Arrhenius concept failed to explain the proper definition of acid and bases. Similarly, जैसे एसिड के लिए बोला, बेस में भी जैसा हमारा ये दो है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और भी बहुत सारे हैं, आप जब आगे पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो इन दोनों में भी क्या OH है? नहीं है। जब इनमें OH प्रेजेंट ही नहीं है तो Arrhenius के हिसाब से तो ये बेसिक होने नहीं चाहिए थे, लेकिन इनको भी बेसिक नेचर का देखा गया, यानी दे ऑल्सो हैड बेसिक नेचर डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे लैक्ड OH- आयंस। सो दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो प्रूव टू बी अ ड्रॉबैक फॉर Arrhenius कॉन्सेप्ट। इतना था।
Then the last point was neutralization without presence of H plus and OH minus. आप लोगों ने अपने 10th क्लास में 12th क्लास में जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी होंगी तो उसमें एक एसिड बेस होता था और एक सॉल्ट बन जाता था, लेकिन जनरली उसमें H प्लस की ट्रांसफर या OH माइनस की ट्रांसफर हम स्टडी करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसी भी रिएक्शंस हैं जहां पर यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रांसफर नहीं हो रहा है या OH माइनस ट्रांसफर नहीं हो रहा है, डायरेक्ट सॉल्ट्स बन रहे हैं। अगर H प्लस और OH माइनस की यूज नहीं आ रही, यानी एसिड बेस नहीं होना चाहिए था, फिर तो हम बोलेंगे इसमें एसिड बेस का रिएक्शन ही नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। दे अंडरवेंट अ डिफरेंट पाथवे टू फॉर्म NH4Cl विच इज द सॉल्ट, एंड दिस टोल्ड कि न्यूट्रलाइजेशन के लिए H प्लस और OH माइनस का होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे तो OH माइनस है ही नहीं हमारे अमोनिया के पास। क्या अमोनिया के पास OH माइनस है? नहीं है, लेकिन स्टिल इसको क्या कंसिडर किया गया? इसको बेस कंसिडर किया गया। वो क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, उसको हम आगे वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि इसको भी बेस कंसिडर किया गया, लेकिन एरिनस ने इसको बेस नहीं माना था। स्टिल इट शोड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका मतलब ये तो बेस होना चाहिए। तो यही थी कुछ छोटी छोटी लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स जिसने बताया कि हमारा एरिनस जो थियोरी दे रहा है वो 100% ट्रू नहीं है। इसको काफी सालों तक एक्सेप्ट किया गया क्योंकि ये बहुत इजी था समझने H प्लस और OH माइनस के लिए, लेकिन इसको हम 100% ट्रू नहीं मान सकते क्योंकि इसमें इतनी सारी लिमिटेशंस आने लगी। जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे बढ़ने लगी, उन्होंने और रिएक्शंस को स्टडी किया, this concept started being proved wrong. That is why we came to a next theory which is called the Bronsted-Lowry theory. Bronsted-Lowry theory ने इन्हीं सारे ड्रॉबैक्स को काउंटर अटैक करके अपनी थियोरी प्रोवाइड की, जहां उन्होंने बताया कि H प्लस और OH माइनस कुछ नहीं होते, प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर का ही काम होता है, और उससे हम बताते हैं कि हमारा एसिड क्या है और बेस क्या है। तो इसी चीज को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, जहां हम पढ़ेंगे कि ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी क्या थी और उसी से रिलेटेड कुछ ऐसे टर्म्स जिसकी मदद से हमें पता चला कि ये चीजें भी एग्जिस्ट करती है। जैसे कि एरिनस ने सिर्फ एसिड बोला और बेस बोला, लेकिन कुछ चीजें देखी गई जो इनके बीच में प्रेजेंट कर रही थी और दोनों का नेचर शो कर पा रही थी। These are called amphoteric nature या amphiprotic nature के। तो एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक का कॉन्सेप्ट भी ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी के हिसाब से आया, और वो सभी चीजें ही थी जिन्होंने एक नया थ्योरी बनाने में हमें हेल्प की। सो वील स्टडी दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए इतना ही। अभी के लिए हमने सिर्फ ये पढ़ा कि जो H प्लस है, अगर वो रिलीज हो रहा है एक्वस सोल्यूशन में, देन इट इज एन एसिड। अगर OH माइनस रिलीज हो रहा है, देन इट इज अ बेस अकॉर्डिंग टू द एरिनस कॉन्सेप्ट। दोनों सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में ही होने चाहिए और H प्लस और OH माइनस का प्रेजेंट होना जरूरी है। उसी के साथ हमने देख ली उसकी 4 लिमिटेशंस। आपको लिमिटेशंस पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि इसी की मदद से हम ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू।